नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार, मुक्त मन। दोस्तों, प्रदूषण आज के विश्व का सबसे चिंता का विषय। जी हां, यह प्रदूषण हमें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यकीनन उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं। हम ही तो पर्यावरण का ह्रास और नाश करने पर तुले हैं। लेकिन समाज में चंद लोग ऐसे हैं जो आने वाली पीढ़ी का शाश्वत विकास कायम रखने के लिए काम कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरिता खानचंदानी। हीराली फाउंडेशन की सरिता खानचंदानी उल्लासनगर में एक दशक से प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आइए देखते हैं उसके एक दशक की यह संघर्ष गाथा। आप किसी इज़्म के खिलाफ नहीं हो, ना ही हो किसी उत्सव या खुशियों के खिलाफ। आप खिलाफ हो तो उन्माद और मनमानी के, और उससे दूसरों को होने वाली शारीरिक मानसिक पीड़ाओं के। समाज को एक शांत स्वस्थ राह पर ले जाने की आपकी नेक कोशिश है। उल्लासनगर जैसे शोर शराबे वाले शहर में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक दशक से आपकी जंग शुरू है। फिर वो ट्रैफिक हो, डीजे पर नाच गाना हो या कोई भी समारोह में ध्वनि का उच्चांकित शोर, आप यह लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हो। प्रशासन के खिलाफ, पुलिस यंत्रणा के खिलाफ, नासमझ गुंडे, राजनीति, अंधभक्त और अपने ही दुष्परिणामों से अनजान समाज के खिलाफ, जो समझ नहीं पा रहे कि शाश्वत विकास की मांग क्या है। आप जहां जहां ध्वनि प्रदूषण पाते हो वहां अपना साउंड मीटर लेकर चल पड़ते हो। आपकी हिराली फाउंडेशन संस्था के माध्यम से आपने यह लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, जिसमें आपके पर्यावरण प्रेमी पति, निष्णात अधिवक्ता एडवोकेट पुरुषोत्तम खानचंदानी, इन्होंने आपका हर कदम पर साथ निभाया है। ध्वनि प्रदूषण के इस जंग के लिए आपने आंदोलन, निवेदन, पत्र व्यवहार, धरनों जैसे संवैधानिक मार्गों का अवलंब किया है। ध्वनि प्रदूषण के मानव और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर होने वाले अनिष्ट परिणामों की जनजागृति करने के लिए अपने आप को आपने झोंक दिया है। आपके इस मूवमेंट की दखल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से लेकर कई संस्थाओं ने ली है। ध्वनि प्रदूषण के साथ ही आप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए भी कृतिशील हो। हटड़ी की विटंबना पर रोक, पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव का आग्रह, प्लास्टिक बंदी, वृक्ष संरक्षण और संवर्धन के लिए भी आप हमेशा सतर्क रहते हो। एक प्रदूषण रहित स्वस्थ मानवीय समाज के निर्माण के लिए आप कर रहे संघर्षमय प्रयासों को एसएसटी मुक्तांगण का दिल से सलाम। जी हाँ, आज की एसएसटी मुक्तांगण की हमारी अतिथि वक्ता है सरिता अनुसया शेषनाथ चौबे खानचंदानी। उल्लासनगर की प्रसिद्ध समाज सेविका जो पर्यावरण पर काम करते हैं, नदी पर्यावरण हो, जल पर्यावरण हो, वायु पर्यावरण हो, उस पर काम करने वाली सरिता खानचंदानी मैडम हिराली फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं और अच्छी समाज सेविका है। सरिता खानचंदानी जी हमेशा ही खुद के लिए काम नहीं करते आई, समाज के लिए काम करते आई। आज उस महिला की वजह से हमारे शहर में रात को 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने के लिए इंसान डरता भी है। और आवाज़ अगर बुलेट के हम देखें कि पुलिस वालों के भी बुलेट के उन्होंने जो साइलेंसर हैं उनकी तक वो शिकायतें करते हैं। उन्हें जो लगता है जो शहर के लिए घातक है, किसी भी पर्यावरण को लेकर वो हमेशा कार्यरत रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सफ़र देखा हमने एक दशक का सरिता खानचंदानी इनका। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगण में। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में ड्रीम कम ट्रू है। ये घर ही आना है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं किसी नई जगह हूँ। सो एसएसटी कॉलेज का मन से धन्यवाद। एसएसटी कॉलेज के लिए देखिए, मैं यहाँ आई हूँ इसलिए मुझे बोलना है, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक रूल समझाने से लेकर वृक्षारोपण तक की एक जो ये यात्रा है, सो ये थियोरी टू प्रैक्टिकल है कि बहुत सारी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक उसको हम फील्ड पर नहीं लाएं तो एक जो कच्ची मिट्टी का स्टूडेंट होता है वो एक परिपक्व नागरिक नहीं बनता। सो आई थिंक एसएसटी कॉलेज ये बहुत ही बखूबी निभा रहा है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया एसएसटी कॉलेज का आपका। एक सीधी साधी शिक्षिका जो विज्ञान पढ़ाती थी बच्चों को, 10 सालों में इतनी आक्रामक एक्टिविस्ट कैसे बन गई? देखिए, ये सवाल तो मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, पूरा शहर पूछ रहा है। आक्रामक की बात है,
प्रफुल्ल जी होना पड़ेगा क्योंकि ये पर्यावरण बहुत अमूल्य है। और अगर एक शिक्षिका हूँ प्लस एक महिला हूँ, मैं इसमें एक स्ट्रेस ये लाती हूँ कि मैं महिला हूँ। और हमारे भारत में ये कहा जाता है कि अगर महिला शिक्षित होती है तो अपना परिवार नहीं 2 परिवार बदलती है और साथ साथ समाज बदलती है। मातृसत्ता का संस्कृति रही डेफिनेटली। तो मुझे लगा कि यार 20 साल तक मैंने थ्योरी पढ़ा ली, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं बद से बदतर हो गई। और सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था वो वाल्धुनी नदी थी, कि जिस वाल्धुनी नदी में मेरा बचपन एक सपना होता था कि हम गणपति बप्पा ला रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं उस पानी को, एक पवित्र जल मान के कर रहे हैं। और अब मुझे मेरी बेटी को बोलना पड़ता है कि बेटा ये नदी है, और वो मेरे से कन्फ्रंट करती है कि नहीं ये गटर है, नाला है। वो नाला शब्द प्लस जब वो यूएमसी के ऑडिट में नाला, हर जगह नाला नाला, तब मैंने सोचा इट्स इनफ कहीं ना कहीं। और वो फिर एक नदी से शुरू होकर श्रवण तक चला गया। अब यही है। तो ध्वनि प्रदूषण की आपकी ये 10 साल की लड़ाई है, ये कहाँ शुरू हुई थी और अब कौन से स्तर पर आकर रुकी हुई? देखिए, ध्वनि प्रदूषण मुझे लगा मैं कॉमन महिला हूँ, साधारण महिला हूँ, चलो छोटी सी लड़ाई, एक अपना रोल, एक अपना जिम्मेदारी में पर्यावरण के प्रति। तो स्टडी बहुत की, थ्योरी मैंने भी पढ़ी। तो नदी मेरे से साफ़ नहीं हो सकती थी, एयर पोल्यूशन में झाड़ू लेके हवा को साफ़ नहीं कर सकती। पर मुझे लगा नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण तो मेरे हाथ में है ना। मैं डीजे न बजा सकूं, मैं फटाके न जलाऊं, मैं ढोल ताशे न बजाऊं, या बजाऊं तो एक लिमिट में बजाऊं, कि ऐसा करूं कि मेरे वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, या उनकी तकलीफ अगर मुझे है तो मैं उन्हें ज़रूर कंप्लेंट करूं। सो इस तरह ये सिंपल लड़ाई मैंने सोची थी, आज वो अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। तो काफ़ी संघर्षमय रहा आपका ये 10 साल का सफ़र जो था। आज हम हमारे देश का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दिवाली कुछ दिनों में आकर रुकी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम फटाके न फोड़े, हम दिवाली कैसे मनाएं? देखिए, आप तो मुझे एक दशक का संघर्ष बोल रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 56 इतना पुराना है, इतना जब आप उसके पनिशमेंट्स देखेंगे या उसके क्लॉजेस देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसने आपको उसका अमल हुआ ही नहीं, ये संघर्ष ही तो इम्प्लीमेंटेशन अमल बजावनी के लिए हो रहा है। तो पर प्रफुल्ल जी, ये इससे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ फटाके फोड़ने से ही आप दिवाली मनाएंगे। देखिए, दिवाली दीप उत्सव है, दिवाली दान उत्सव है, दिवाली समर्पण है, विचार के मंथन का है। हमें भगवान राम से सीखना है या रावण से भी सीखना है कि किस तरह उस मर्यादा को हमें निभाना है। तो आज की मर्यादा पर्यावरण के आगे नहीं है। और मुझे आप बताइए, एक ब्राह्मण हो, इसे सबसे पहले देखने वाले बहुत ज़्यादा आप हिंदुइज्म के ऊपर बहस मत करिएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण होने के नाते, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते साइंस की किताबें तो मैंने पढ़ी, और अब मैं वेद पढ़ना चालू कर रही हूँ। अब मैं अपने गीता रामायण पढ़ना चाह रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कि कहाँ ऐसा लिखा है कि दीपावली में फटाके हैं, जलाने चाहिए। ये बारूद हमारे नन्हे बच्चे और हमारे बुजुर्गों की जान ले रहे हैं। इन नन्हे हाथों में हम पटाखे नहीं, हम अपना भविष्य बर्बाद करने का वेपन दे रहे हैं। तो कहीं भी ये क्षणभंगुर, ये भस्मासुरी खुशी है। आप एक दान दे के देखिए, आज आप हजारों रुपए के पटाखे खरीदते हैं, ये पटाखों से आप अमूल्य पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे बच्चे और बुजुर्ग जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसको हम आहत पहुंचा, और वो इररिपेरेबल है, आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसको मैं कोविड पैंडेमिक से रिलेट करती हूँ। कोविड पैंडेमिक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी के लंग्स, फेफड़े बर्बाद हैं। उसमें जब ये पटाखे का धुआं, ध्वनि प्रदूषण तो छोड़ दीजिए, मैं यहाँ वायु प्रदूषण की बात करती हूँ। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स ले लेंगे तो आज का उल्लासनगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, चेक करिए, गूगल में सब है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि 2018 की रिपोर्ट बता रही हूँ कि पूरे इंडिया में 17वें क्रमांक पर एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण में उल्लासनगर 17वें क्रमांक पे पूरे देश में। उल्लासनगर 2018 की बात है, 2021 में तो वो कितना वर्स्ट हुआ। 2018 की बॉम्बे हाईकोर्ट की नीरी की रिपोर्ट है कि उल्लासनगर प्रथम क्रमांक में है ध्वनि प्रदूषण भारत में। अब ये मत बोलिए कि फॉरेन में न्यू ईयर में पटाखे देते। फॉरेन में न्यू ईयर में एक
क्रैकर शो होता है जो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, एक बहुत सी वो तो साल में एक बार होता है। लेकिन आपको साउंड मीटर वाली बाई करके भी पहचाना जाता है। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि शोर शराबा का उच्चांक है, वहाँ पर आप जा पहुँचते हो। तो कितना ऐसा प्रमाण है जो हमें आहत कर सकता है या प्राणी मात्रों को आहत कर सकता है? देखिए, जो MPCB, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और पुलिस के पास साउंड मीटर है। इतनी मैं आज ले आना चाहिए था, मुझे पता नहीं आप ये सवाल पूछने वाले थे। 1.5 लाख का है जो मैंने RTI में इंफॉर्मेशन निकाली, और मेरा सिर्फ 10,000 का है जिसमें काफ़ी मैनुअल है। तो मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को समझाऊं कैसे। अब पुलिस के पास आप जब परमिशन लेने जाते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि डे टाइम में इट इज 55 डेसिबल। ध्वनि को मापने का जो यूनिट होता है वो डेसिबल कहते हैं। 55 दिन में है, 45 रात में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक मनुष्य का जो शरीर है, मैक्सिमम कंटिन्यूस हम 85 डेसिबल सुन सकते हैं। ये श्रवण जो है, ENT डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स भी इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे कि यहाँ से जब श्रवण की सुनते हैं, लेकिन उसका असर मस्तिष्क में होता है, हार्ट पे होता है, लंग्स पे होता है, किडनी पे होता है, और शारीरिक मानसिक त्रास होता है उसमें, जिसपे आपका हाइपर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। सपोज मुझे आपके द्वारा बजाई हुई ध्वनि से नींद नहीं आ रही है और मुझे नेक्स्ट डे का बहुत कुछ बड़ा काम है, तो मैं पूरी डिस्टर्ब हो गई। यानी ये तो रही मनुष्य की बात। हाँ। लेकिन पशु प्राणी जो बेजुबान है, जो बता नहीं सकते कि क्या तकलीफ हो रही है, तो वो भी तो उससे आहत होते हैं। डेफिनेटली, ये इसका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम हाईएस्ट एनिमल हैं। अगर हाईएस्ट एनिमल 85 से ज़्यादा नहीं सुन सकता और इतनी सारी शारीरिक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो जो जानवर हैं, जो छोटे स्तर के डॉग्स, कैट्स, ये तो फिर भी थोड़े हायर हैं। जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, इनकी श्रवण शक्ति इतनी नहीं होती। जिनके पेट एनिमल्स हैं, जिनके आप लोगों के प्यारे परिवार के सदस्य पेट एनिमल्स हैं, आप उनसे पूछिए कि वो कुत्ते, वो बिल्ली कितना डर जाते हैं, वो खरगोश डर जाते हैं कि वो अपने मालिक के सिर्फ गोद में रहना पसंद करते हैं। सो ये प्रामाणिक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पक्षियों पे, जानवरों पे, इंसानों पर ध्वनि प्रदूषण का बहुत ही विपरीत परिणाम है। आप गूगल करिए, मेरे पर विश्वास मत करिए। तो ये 10 सालों में आपको ये लड़ाई लड़ने के लिए कौन कौन से संवैधानिक मार्ग है वो अपनाने पड़े? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल किया, थोड़ा बचा लिया आपने मुझे। हम कानून की बात करते हैं। भाषण देने को अगर मैं किसी नेता को बोल दूं तो घंटों वो इस लीगल पे बात करते हैं, ये कानून, ये कानून, ये कानून, ये कानून। लेकिन जब कानून में ये है ना कि 10 बजे के बाद आपको नहीं बजाना है, कानून में ये है ना कि आपको 45 क्रॉस नहीं करना है, मैक्सिमम 85 क्रॉस नहीं करना है, तो जब कानून है तो कानून का पालन करें। और ये कानून किसके लिए बने हैं? ये कानून मेरे और आपके लिए बने, हमारे सुखी हेल्थ के लिए बने। एंड सी, हम पैसा बहुत कमा सकते हैं, बट इफ हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। सो मेरी जो लड़ाई है ये मेरे भी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि आप मुझे, मैं अगर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही तो आप भी मुझे डिस्टर्ब ना। बाकी आप अपने घर में पूरी रात जाग रहे हैं, पूरा दिन जाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उससे मेरा सरोकार नहीं है। तो आप वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी काम करते हो, तो ध्वनि प्रदूषण का हमारे वृक्ष संवर्धन से किस तरह से ताल्लुक होता है? आज आपने बहुत स्टडी कर ली है। हाँ, एकदम, मतलब अगेन थैंक यू। देखिए, मैं पेड़ लगाने में, ऑफ कोर्स पेड़ लगाना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ वृक्ष संवर्धन, यानी एक 50 साल का वृक्ष है, एक 60 साल का वृक्ष है, 30 साल, 20 साल, 10 साल, बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 60-70 साल तो इट्स अमेजिंग, वो हमें धरोहर प्रकृति की है। तो ये जो पेड़ होते हैं ये तो कटने नहीं चाहिए, कानून है, ट्री एक्ट है। अब कटने नहीं चाहिए तो एक सिंपल, आप सभी को पता है कि वो ऑक्सीजन लिबरेटिंग है, आप यही कहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। उस ऑक्सीजन, अमूल्य ऑक्सीजन के साथ साथ ये ध्वनि रोधक भी है। ये ध्वनि रोधक, ये सब शब्द नहीं आ रहा था मुझे, थैंक यू। रोधक है, ये रोक लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो पेड़ हैं, इनकी जो डालियां हैं, इनके जो पत्ते हैं, इसके जो वो मोटा सा तना है, ये जब साउंड वेव टकराता है उसको, साइंटिफिकली वो वापस बाउंस नहीं होता। देखिए, अभी इस दीवारों से हमारी आवाज बाउंस होगी, लेकिन पेड़, आप देखिए, जो पेड़ के तने हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें क्रैक्स होते हैं, उसमें गैप्स होते हैं, नथिंग इज प्लेन। सो ये बेस्ट एब्जॉर्बर्स हैं, ये हम सभी को समझना है कि प्रकृति ध्वनि के साथ साथ धुआं वगैरह उसको भी तो ऑब्जर्व, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों तरफ से। यस, अब इसको मफलर टेक्नोलॉजी बोलते हैं
कि आपने जो देखा है, ये नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दीजिए, गूगल चेक करिए कि हाईवे के दोनों तरफ इस तरह से जानबूझकर पेड़ उगाए, वो वाले पेड़ उगाए जाते हैं जो इस तरह से घना छांव दे दे। तो आपको लगेगा यार क्या रोमांटिक ड्राइव है, तो ऑफकोर्स रोमांटिक ड्राइव है, वो पीसफुल ड्राइव है। मतलब कितना भी आपका मन खराब हो, उस मफलर के अंदर जब आप जाते हैं ना, आप एकदम शांत चित्त मन हो जाता है। सो उसका एक देखने का, देखिए, दृष्टि भी बदल जाती है और साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लस ऑफकोर्स एयर तो पोल्यूशन कंट्रोल होता ही है। तो दोस्तों, सरिता जी एक विचारों की लड़ाई लड़ रही है, जो कह रही है कि उत्सव के जैसे होना चाहिए, उसका रूपांतर जो है वो उन्माद में नहीं होना चाहिए। मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप समाज से और एसएसटी महाविद्यालय से, उनके जो छात्र हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपने शो का नाम ही मुक्तांगण रखा है, तो एक मुक्त होकर हमें विचार, ये विचारधारा आप ऐसे लोग ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्फ्लुएंसर्स हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस श्रेणी में लाया। तो उत्सव से उन्माद तक की जर्नी बहुत कठिन है, जो हम ही पे भारी पड़ेगी। तो उत्सव ज़रूर मनाएं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उन्माद के लिए ज़रूर अंकुश लगेगा। मुझे अभी आपसे जब मैं इनफॉर्मली बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो टिफिन डब्बे वाले जो हैं, जिन्होंने जो कोरोना वॉरियर थे, कहा कि ये उत्सव दानोत्सव होना चाहिए। Exactly. तो एसएसटी महाविद्यालय भी इसी श्रृंखला में जुड़ी हुई है कि दिवाली के महोत्सव पर जो अनचाहा खर्चा है वो टाल कर हम जो अनाथ बच्चे हैं, जो त्र्यंबकेश्वर में कुछ बच्चे हैं उनके लिए, या आसपास के पड़ोस के लोग हैं, या जो डेली टिफ़िन पहुंचाने का यहाँ से बॉम्बे तक का काम करते हैं, डब्बे वाले जिनके कहा जाता है जिन्हें, तो उनके लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं कि उनके घरों में खुशियाँ ली जा सके, उनकी घर की दिवाली जो मीठी हो सके। देखिए, इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, क्योंकि जो अन्नदान है एक श्रेष्ठ दान है कि जब पेट भरा होता है तो इंसान बहुत ही स्टेबल रहता है। और डब्बे वालों की अगर मैं बात करूं तो वो अपने आप में कोरोना योद्धा हैं कि हम सब घर बैठे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी रूप में डब्बा पहुंचा रहे थे, जो उस वक्त आपातकालीन लोग या इमरजेंसी में काम कर रहे। तो एसएसटी कॉलेज को मेरा सलाम, इन सभी कोरोना योद्धाओं को सलाम कि कॉलेज जो होता है ना, एक जो शैक्षणिक संस्था होती है, उसमें वैल्यूज़ इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैंने पुष्पानी सर से ये भी सुना कि हटरी कैसे बनाई जाती है, जो सिंधियों में एक बहुत ही पवित्र प्रतीक है व्यापार का, लक्ष्मी, वैभव। यस, मैं बहुत अच्छे शब्द सीख रही हूँ आपसे। सो अगर वैभव नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और सिंधी कम्युनिटी फर्श से अर्श तक वैभव से ही आई है। तो ये वो इनकलकेटिंग है कि हमारे जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उन्हें भी संभालना है, साथ साथ मॉडर्निज्म का भी एक टच देना है। तो एसएसटी कॉलेज के पुष्पानी सर के साथ साथ जो कंप्लीट टीम है, जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और मुख्य ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये आज मुख्य धारा में जाके शहर में जो अपनी तरह, कभी मैं देखती हूँ ट्रैफिक रूल समझा रहे होते हैं, कभी पेड़ लगा रहे होते हैं, कभी जिस तरह भी आप मैं सुन रही हूँ कि हटरी मेकिंग से लेके हटरी सेलिंग तक वो एक प्रक्रिया कि कमाई भी कैसे होती, पसीना कितना है, आई थिंक मेहनत की कमाई, ये पुष्पानी सर के शब्द थे, ऐसे सर ने किया। ये जिसने सीख लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिवादन मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में आग कहीं पर भी हो, आग जलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये परिवर्तन की आग सरिता जी अपने दिल में, अपने विचारों में जगा चुकी है और इसका प्रकाश समाज में करने की जद्दोजहद से कोशिश कर रही है। आइए हम भी एक कदम मिलाते हैं उनके साथ में प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में, और आने वाली दिवाली प्रदूषण रहित मनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सरिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आप यहाँ पर आए, हमारे बच्चों से, दर्शकों से वार्तालाप किया और समाज के एक बहुत अहम हिस्से पर हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर एसएसटी महाविद्यालय यह अपेक्षा व्यक्त करती है, यह आशा व्यक्त करती है कि समाज आने वाले दिनों में प्रदूषण रहित दिवाली मनाएगा। जी हाँ, यह उत्सव होना चाहिए दीपों का, हमारे विचारों का। यह आनंद उठाने वाला उत्सव होना चाहिए, ना कि किसी को आहत पहुंचाने वाला। हम एसएसटी मुक्तांगन में ऐसे ही कुछ समाज रत्नों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगन।